जब लोगों के लिए नीति बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसका जो क्रियान्वयन है वो केंद्रीय सचिवालय से होता, दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरीट, उसमें बैठा होता सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। ये बहुत बड़ा पद होता है। आपके जो बच्चे हैं वो यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, रिटर्न पास होएगा, फिर इंटरव्यू पास होएगा, तब कहीं जाके उन्हें नौकरी मिलती है। तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार वहां जो लोग बैठे हैं जो आपके लिए नीति निर्धारण करेंगे, उसमें 15% तो शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, 7.5% आदिवासी एसटी होना चाहिए और 27% होना चाहिए ओबीसी, है ना। यही तो है संविधान। लेकिन इन मनुवादी ताकतों ने 2014 में जो आई थी सरकार, संतरों की सरकार जब आई, तो इन संतरों की सरकार वालों ने 2017 में यूपीएससी को बाईपास कर दिया कि कोई एग्जाम नहीं हो रहा भैया, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा भैया, डायरेक्ट भर्ती कर दी। अब एक बात बताओ, अगर यह ताकत मेरे पास आ जाए तो मैं किसे भर्ती करूंगा? यही काम उन्होंने कर दिया। अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, उसने सारे अपने आदमी भर लिए। उसका परिणाम यह हुआ, अगर आज आप बीजेपी की सरकार को हटा भी दो, तब भी एक पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार बीजेपी की रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से पूरे देश के जो मेन पद थे उन सब पे अपने और आरएसएस के लोग सेट कर दिए, पूरे देश पे कब्जा है उनका। ये हुई बीमारी लेटरल एंट्री की। तो जब ये बीमारी पैदा की जा रही थी, तो बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? मजे की बात तो ये है, नेता को तो छोड़ दो, ये इन्हें भी ना पता। और आज आके अगर मैं ना बताऊं ना, तो तुम्हें पता भी ना लगे। अगर आज आके मैं ना बताऊं तो तुम्हें पता भी ना लगे। और ये जो सारी बातें बता रहा हूं ना, ये गूगल करके देख लीजो, कहीं ऐसा ना हो सतीश बहुत झूठ बोल गया हो। बकवास नहीं करता हूं मैं, हर एक बात रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूं, लिख के लाए हो बाकायदा, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। और बात यही नहीं रुकी, जो हम चाहते थे वो तो हो ही नहीं पाया। फिर एक नई बीमारी और शुरू कर दी, इसी सरकार ने शुरू करी। वो सबसे ज्यादा थी तो पहले से भी, पर अब ज्यादा हो गई। उस बीमारी का नाम है निजीकरण। निजीकरण का मतलब समझते हो? आपका आरक्षण मुझे खत्म करना है, तो मैं क्या करूं? मैं दो काम कर सकता हूं। एक तो निजीकरण कर दूं, निजीकरण मतलब पूरी की पूरी कंपनी को लाला को बेच देता हूं। जैसे प्राइवेट हो गई कंपनी तो आपका आरक्षण खत्म, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है, मैं एक महकमे में बैठा हुआ हूं, ठीक, मान के चलो मैं जो है बैठा हुआ हूं टैक्स डिपार्टमेंट में। तो टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करूं, जो 4th क्लास का कर्मचारी है मैं उसे ठेके पे दे देता हूं। अब ठेके पे गया तो प्राइवेट हो गया, अब उसमें आरक्षण खत्म। मैं क्या करता हूं, 3rd क्लास के जो क्लर्क भर्ती करे जाएंगे वो मैं ठेके पे दे देता हूं, आरक्षण खत्म। और आपके लोगों की भारी संख्या 4th क्लास और 3rd क्लास में ही है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो किसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है? आपकी। मजे की बात देखो, ये साले टीवी पे आकर गाली देते मुसलमानों को, ये मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन टारगेट कौन है? आप। ईमानदारी से बताओ, मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ 2014 से लेकर अब तक? सच बताना। उनका ना हुआ कुछ भी नुकसान, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ कानूनी रूप से। कानूनी रूप से तो आपका नुकसान हुआ है, जितने अभी गिनवा रहा हूं मैं। निजीकरण कर दिया भाई साहब। अभी एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था तो उसमें यह बताया कि पूरे देश के लगभग 4.5 लाख सरकारी स्कूल प्राइवेट कर दिए। ये जो गरीब लोग बैठे ना, मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं यार, सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। तो ये जो गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो 4.5 लाख सरकारी स्कूल प्राइवेट कर दिए। रातों रात लाला के नौकर हो गए वहां के मास्टर। अगर एक स्कूल में 10 मास्टर काम करते थे तो 4.5 लाख स्कूलों में कितने मास्टर हो गए? 45 लाख। तो 45 लाख मास्टर रातों रात लाला के नौकर बन गए। वर्तमान में 45 लाख सरकारी नौकरी खत्म हो गई, और भविष्य में आपके मेरे बच्चों को वो नौकरी मिलेगी भी नहीं, ये भी पक्का हो गया। तो ये काम बढ़िया हो गया, खराब हो गया ये काम? बताओ, जब ये काम खराब हो रहा था तो तुम्हारा नेता कहां से हो रहा था? कोई से भी झंडे वाले का। किसी ने आपकी आवाज नहीं उठाई भाई साहब। जानते हो ये कौन सी आवाज उठाते हैं? ये वो आवाज उठाते हैं जिससे आप उत्तेजित हो जाओ, आपको उत्तेजित करने वाली आवाज। जैसे सरधना में जो हुआ कांड अभी उसको लेकर के ये करेंगे। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या पहली बार आपके समाज की बारात पीटी गई है? नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो क्या पहली बार आपकी बहन बेटी का बलात्कार किया गया?
कर ही रहे हैं ना ये। तो योजना कहां बननी चाहिए थी? योजना यहां बननी चाहिए थी, भविष्य में ये घटना होनी नहीं चाहिए, उसके लिए नीति निर्धारण होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये नीति निर्धारण इन्होंने करी? ना, इन्होंने ना करी भैया। ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये तो ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, ये तो कंपनी चला रहे, पार्टी नहीं चला रहे, ये तो मार्केटिंग कर रहे। जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं ना, वो आता है आके बोलता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो आके नहीं बताता टीवी पर। ऐसे ये कह रहे हैं कि हमारा नेता गया ना वहां पे, ना गया हमारा नेता, हमारे नेता ही ने तो आवाज उठाई। हाँ, तेरे नेता ने आवाज उठाई, पर नीति कौन बनाएगा? भविष्य में ये घटना ना हो कौन करेगा? जब तुम ठेकेदार हो तो तुम्हें करना चाहिए था ना, पर ये हो ना सका, पर ये हो ना सका। और अभी ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं, पर ये हो ना सका। और अभी ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी को के मेरी हमनफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ जाता है, दर्द होने लगता है, तो मैं फिर आपके बीच में आ जाता हूं। और सुनो, बात तो मेरी बहुत सारी जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन क्या होगा, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा ना, तो ये जो गिलास है, गिलास भर जाएगा, फिर उसमें और पानी डाले जाऊंगा तो निकलता चला जाएगा। ठीक? और ऐसा भी हो सके कि ज्यादा एमजी की गोली दे दूं या ज्यादा एमजी का इंजेक्शन लगा दूं, रिएक्शन कर जाए, ऐसा भी हो जा, है ना। तो विचारों का रिएक्शन ज्यादा खतरनाक होता है। तो मैं केवल उतनी ही डोज देना चाहता हूं जितनी आवश्यक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, उद्देश्य जुनून जगाना नहीं है। जुनून तो इस बात से जाग जा कि जो अब हमारा दूल्हा पेल दिया, जुनून तो इसी से जाग रहा है। मैं तो समस्या का समाधान दे रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं ये हो रहा है। जो आपको दिखाया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है वो केवल आपको उत्तेजित करने के लिए दिखाया जाता है। मैं आपको उत्तेजित करने नहीं आया हूं, इसलिए उत्तेजित करने नहीं आया हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके मुकदमे चले तुम पे ना। मैं आपको भीड़ के रूप में जो है वहां ले जाना नहीं चाहता कि जय 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 भीम करो और वहां पे तोड़ फोड़ करो ना। भैया माफ करो, वो नहीं करना। मैं तो ये कहना चाहता हूं ई खोपड़िया को लगाओ और नीति बनाएंगे। नीति का जवाब नीति से दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, हम तो केवल रिएक्ट कर रहे हैं। बात को गहराई को समझना। एजेंडा उन्होंने सेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला और कुछ जाति ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो एक काम करो, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण लगा दो। बात समझ में आई? नहीं आगे समझ में? आपको आई समझ में? देख लो, जब आदमी को यही नहीं पता कि मुझे कैंसर है तो इलाज काहे का होगा? यही नहीं पता कैंसर है तो इलाज काहे का होगा? तो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अनुसूचित जाति में चमारों को लाभ मिल गया ज्यादा है, और जिन्हें ज्यादा लाभ मिल गया उनका आरक्षण कम करो या खत्म करो, और जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता उन्हें दो। सुनने में कितनी खूबसूरत लग रही है बात, लेकिन इस बात की गहराई समझना। अरे चमार और भंगी लड़वा दिए इन्होंने, सिर फुड़ाई करवा दी। तो एजेंडा किसने सेट किया? आरएसएस बीजेपी ने। और पिटे कौन? चमार भंगी। मरे कौन? जाटा वाल्मीकि। आपस में सिर फुड़ाई हम कर रहे हैं। मतलब एजेंडा सेट उन्होंने किया, हम रिएक्ट कर रहे हैं। मैं रिएक्ट करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं प्रोएक्टिव हो जाओ। प्रोएक्टिव हो जाओ कैसे? अपना दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ कि ये हो क्यों रहा है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की यही बात को स्वीकार कर लूं, हां भाई चलो मान लिया जाटवों को, चमारों को आरक्षण का लाभ हुआ और वाल्मीकि को लाभ नहीं हुआ, तो बताओ इसमें जिम्मेदार कौन है? आपसे पूछ रहा हूं सवाल, क्या चमार जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिन्हें आरक्षण नहीं मिला, वो लोग जिन्हें आरक्षण नहीं मिला वो आरक्षण के प्रति जागरूक नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आरक्षण से लाभ मिल सकता है। वो लोग जिन्हें लाभ मिला वो आरक्षण के प्रति जागरूक थे, उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया। अच्छा, किसी को आरक्षण के बारे में पता हो, उसकी जानकारी हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार आगे बताए ना तुम्हारी योजना क्या है।
सरकार आगे बताए ना आरक्षण होता क्या है, सरकार आगे बताए ना आरक्षण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पर क्या सरकार ने ये काम किया? सरकार का कोई नुमाइंदा कभी किसी गांव में नहीं आया, कभी भी नहीं आया, नेवर एवर आया ही नहीं। तो सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए, सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए, है ना, सरकार अपनी अनभिज्ञता को छिपाने के लिए किसके ऊपर इल्जाम डाल रही है कि इस जाति को ज्यादा लाभ हो गया, उस जाति को कम लाभ हुआ। अगर एक जाति को ज्यादा लाभ हुआ, दूसरी जाति को कम लाभ हुआ और तुम्हें पता था, तो तुमने काम क्यों नहीं किया? तुम आए क्यों नहीं? क्योंकि आरक्षण जब होता है तो आरक्षण के जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें यह नहीं लिखा जाता कि जो आरक्षण केवल जाटवों के लिए है, उसमें लिखा होता अनुसूचित जाति का आरक्षण। अनुसूचित जाति में जितनी भी जाति आती है सबके लिए है, वो केवल जाटवों के लिए नहीं है। अच्छा, अगर आपको आरक्षण चाहिए भी तो आपको सबसे पहले उस पद पर अप्लाई करने से पहले मिनिमम योग्यता हो चाहिए, या तो ग्रेजुएशन चाहिए या 12वीं चाहिए। अगर तो आप 12वीं हो, चाहे आप जाटव हो चाहे आप वाल्मीकि हो, तो आपकी पात्रता तय हो गई। जब आपकी पात्रता तय हो गई तो आप अप्लाई कर दो। लेकिन जितने शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग जाटवों में हैं, उतने वाल्मीकियों में नहीं है। तो अब इसमें बताओ विफलता जाटवों की है क्या? ये जो वाल्मीकि समाज में नहीं पढ़े लोग वो जाटवों की वजह से नहीं पढ़े क्या? क्या जाटवों ने जाके रोका था? किसकी विफलता है? सरकार की विफलता है कि उन्होंने शिक्षा को वाल्मीकि समाज तक पहुंचाया ही नहीं। क्योंकि आपको शिक्षा देने का उत्तरदायित्व किसका है? सरकार का या जाटवों का है? सरकार का है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि एक जाति को लाभ हो गया, दूसरी जाति को लाभ नहीं हुआ, और सरकार के निकम्मेपन को छिपाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोदी की जेब में चुनाव आयोग भी रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी रखा हुआ। बात समझ में आ रही है? बात गंभीर है। हो सकता है हंसी मजाक में हंसी ठिठोली थोड़ी सी हो गई है, लेकिन बात गंभीर है। कोई बताएगा नहीं आगे भाई साहब, और मैं भी आज आ गया हूं तो बता दिए। और अगर बात समझ में आ गई तो अपने तक मत रखना इस बात को और आगे बढ़ाओ। और इस बात को और बहुत आगे बढ़ाने के लिए 23 मार्च को हमने कार्यक्रम प्रायोजित किया लल्लापुर, ये नई बस्ती में कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का उपलक्ष्य तो ये है कि जो मान्यवर साहेब काशीराम जी हैं, उनकी जन्म जयंती है 15 मार्च को, लेकिन 14 मार्च को है हिंदुओं की होली, और हम शेर भी जो है उन भेड़ों के बीच में है। अब भेड़ नाचेंगे तो ये शेर भी नाचेंगे, अब भेड़ रंग लगाएंगे तो शेर भी रंग लगाएंगे, और इन शेरों पे इतना असर है कि ये कई दिन तक लगाएंगे, 4-4 दिन तक लगाएंगे। तो लिहाजा 15 तारीख को जन्म जयंती मनाने के बजाय हमने निर्णय लिया कि 23 मार्च को मनाएंगे, क्योंकि 23 मार्च का है रविवार, छुट्टी का दिन है, सबके लिए छुट्टी होती है। तो उसी दिन हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो अभी आपने बातें सीखी हैं, इसको और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को ये बात समझ में आए और पूरा समाज एकजुट हो, और हम नीति निर्धारित करके इस आवाज को सड़कों के बजाय लिखित में उठाएं। लिखित में, क्योंकि लिखतम के आगे बख्तम ना चलती। सपोज करो तुम भीड़ इकट्ठे होकर चले गए कहीं और रोला रुक्का सब कर दिया, और पुलिस वाले ने लठ बजा दिया, बताओ हाथ में क्या आया? आया कुछ? हाथ में कुछ नहीं आया। 2-4 पे मुकदमे और लग जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने लिखतम में काम करना शुरू कर दिया और उसके बैक में हम सब खड़े, तब काम हो जाएगा मजबूत। संविधान का काम संविधान से ही होगा, कलम का काम कलम से ही होगा, कलम का काम तलवार से नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस कार्यक्रम में आप अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आप केवल स्वयं ही ना पहुंचे, समाज के अन्य लोगों को भी वहां पर ले जाएं, ताकि उन सबको बात समझ में आए। वहां पर कार्यक्रम बड़ा है और बड़ी विचारधारा आपको वहां पर सुनने के लिए मिलेगी। साहब काशीराम के द्वारा बताए गए मार्ग को हम प्रशस्त करना चाहते हैं, उनके बताई गई शिक्षाओं को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमें और आगे क्या करना है उसमें मैं निवेदन करूंगा। करुणा जी, आप जो है इस विचार को और आगे बढ़ाएं।